सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप आसपास देखते हैं तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। क्या कभी आपने सोचा है और ख़ुद से पूछा है कि क्या एक चीज़ को लिविंग बनाता है और क्या एक चीज़ को नॉन लिविंग बनाता है? तो जो आंसर है वो है आपका बहुत सिंपल सा कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम सेल कहते हैं, जो कि हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके सेल्स से बने हुए होते हैं। कुछ आपके या तो सिंगल होंगे सेल, सिंगल सेल वालों को हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और कुछ अदर्स जैसे कि हम, वो बने होते हैं बहुत सारे सेल से, जिनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने सेल तो बहुत कर लिया, अब सेल क्या होता है वो समझते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना एक ही सेल में सब कुछ करेंगे, जैसे ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सिंगल सेल के थ्रू ही करेंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाले। अगर एक सेल से भी एनीथिंग लेस देन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, मतलब मान के चलो कि आपका एक आधा सेल है, तो हम उसे कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहेंगे। तो जो भी हो, आपका एक इंडिपेंडेंट लिविंग कहलाने के लिए आपको कुछ भी करके एक सेल होना ही ज़रूरी है। तो सेल बेसिकली आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंटन वॉन ल्यूइनविक ये पहले थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था आपके लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन बाद में आए जिन्होंने आपको न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया। और ये सब कैसे पॉसिबल हो सका? ये सब पॉसिबल हो सका था आपके माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे जिस तरीके से माइक्रोस्कोप आपका इम्प्रूव करने लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब हमें ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल धीरे धीरे रिवील होने लगा। तो रॉबर्ट हुक ने आपको डिस्कवर करके क्या दिया था? डेड सेल दिया था। एंटन वॉन ल्यूइनहुक ने पहली बार आपको फर्स्ट लिविंग सेल दिया था। वैसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब सेल थ्योरी समझते हैं। दो साइंटिस्ट थे, मैथियस क्लीडेन एंड थियोडोर स्वान। तो मैथियस क्लीडेन और थियोडोर स्वान जैसे सेल थ्योरी समझते हैं। दो साइंटिस्ट थे, मैथियस क्लीडेन, थियोडोर स्वान। मैथियस क्लीडेन 1838 में, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने क्या देखा प्लांट्स के अंदर जो सेल्स देखा, उन्होंने कहा कि जो सेल्स ये आपस में फॉर्म होकर टिश्यूज़ बनाते हैं। थियोडोर स्वान जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, 1839 में इन्होंने क्या स्टडी किया था? एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया था, और इन्होंने देखा था कि एनिमल सेल में हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जबकि जूलॉजिस्ट थे, उसके बाद भी इन्होंने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके ये देखा प्लांट्स में भी एक वॉल देखने को मिल रही है जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो इन्होंने क्या ना, एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब कि एक बात बोली जो कि 100% करेक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अजम्पशंस लगाया था कि हाइपोथेसिस देकर ये कहा था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, और जो सेल का जो एंड सेल से बनी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। हालांकि क्लीडेन एंड स्वान जब आपस में इन्होंने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इनकी जो सेल थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये नया सेल्स आखिर बन कैसे रहा है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए रुडोल्फ विर्चो 1855 में पहली बार इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, न्यू सेल्स डिवाइड करके फॉर्म करते हैं, और पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसको उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था। बाद में इन्होंने इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, ठीक है, और क्लीडेन एंड स्वान के साथ अपनी एक सेल थ्योरी और एक फाइनल शेप दिया अपनी सेल थ्योरी को, इनके सेल थ्योरी को। जो सेल थ्योरी आज हम समझते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और सारे सेल्स अराइज कर रहे होते हैं आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने अपनी सेल थ्योरी को शेप देने के लिए कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। एक ओनियन पिल का सेल या ह्यूमन चिक का हमने सेल लिया, उसमें हमने क्या देखा?
जब हमने एक सेल को ओवरव्यू करना चाहा, तो सेल को ओवरव्यू करने के लिए पहले या तो हमने एक ओनियन पिल का सेल लिया या ह्यूमन चिक का सेल लिया। उसमें हमें क्या देखने को मिला, एक डेंस न्यूक्लियस देखने को मिला। डेंस न्यूक्लियस के आसपास हमें एक साइटोप्लाज्म देखने को मिला जो कि एक सेमी फ्लूइड का था। समझ में ये आया कि जो साइटोप्लाज्म था वो आपके सारे सेलुलर एक्टिविटी के लिए ये मेन एरिना कहा जाता था। सेल देखने के पर हमें क्या समझ में आया कि जो केमिकल रिएक्शन ओकर हो रहा होता है ये इसके अंदर ये मेंटेन करता है आपके लिविंग के लिए। तो सेल में आपके काफ़ी सारे डिफरेंट साइज शेप और एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। जैसे आपका रोड से बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, आपका विब्रियो हो गया, स्पाइरिलो हो गया। तो इसे स्पाइरल जैसा दिख रहा है, विब्रियो आपका कोमा शेप जैसा दिख रहा है, तो कोकस आपके ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं। माइकोप्लाज्मा आपका एक सेल है जो कि स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है इससे दुनिया का। तो ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। बैक्टीरिया आपका 3 से 5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो आपका ऑस्ट्रिच एग है। ह्यूमन आरबीसी सेल आपका 7 माइक्रोमीटर डायामीटर में है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। एनसीईआरटी की बुक में हम इन सब के डायग्राम्स देख सकते हैं। आरबीसी जो है आपका राउंड एंड बाइकॉनकेव है। डब्ल्यूबीसी आपके अमोइबॉइड शेप जैसे होते हैं। और कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं आपके लॉन्ग एंड नैरो हैं। ये नर्व सेल है जो ब्रांच्ड और लॉन्ग है। वैसे ही यहाँ मीजोफिल सेल्स भी है और ट्रैकेड है जो कि एलोंगेटेड है। तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। नर्व सेल्स क्या है आपके वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। सेल आपके वैरी बहुत ग्रेटली करते हैं शेप में। ये डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कोलुमिनार भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो शेप होता है ना सेल का, वो वैरी कर रहा होता है अपने फंक्शंस के हिसाब से। जैसे ये ट्रैकिड है तो ये एलोंगेटेड इसलिए है क्योंकि इसका फंक्शन ही यही होता है कि ये पाइप की तरह एक चीज़ को दूसरी जगह पे सेंड करने को काम आता है। वैसे ही नर्व से गुच्छा जैसा बना गया होता है। तो इनके शेप का वैरी करना इनके फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बाकी जो आपको ये फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया है ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। तो सेल्स आपके दो में डिवाइड हो रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम बैक्टीरिया के ऊपर पढ़ेंगे जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और कौन कौन आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, आपका बैक्टीरिया, आपका माइकोप्लाज्मा, आपका पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ जो है आपका 0.1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा है वो आपका 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। अगर क्वेश्चन आएगा कि माइकोप्लाज्मा का आप साइज़ बताओ तो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ आपको आंसर करना है। और अगर पीपीएलओ क्वेश्चन आएगा तो आपको 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ आंसर करना है। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं। प्रोकैरियोट स्मॉलर होते हैं और ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले। ऑर्गेनिजम्स सेम होते हैं लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है सेम है लेकिन इनका जो शेप और फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या देखने को मिलता है, सेल वॉल सराउंडेड देखने को मिलता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जाम्पल आता है जिसमें आपका सेल वॉल नहीं देखने को मिलता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होता है या नहीं, होता है लेकिन सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये अगर पूछा किसी ने कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता है तो नहीं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आता है तब भी नहीं होता। प्रोकैरियोट्स ऐसे याद रखो ये पुराने ज़माने के होते हैं, इस वजह से इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई प्रॉपर कंपार्टमेंट्स बने ही नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनेल के ऊपर इन्होंने कोई एक्स्ट्रा आपको लेयर देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई एक्स्ट्रा बाउंड मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। इनका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। और जो जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है क्योंकि पुराने ज़माने के हैं। पुराने ज़माने के हैं तो कोई भी सिविलाइजेशन वाली चीज़ इनके अंदर है ही नहीं। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे आपका जेनोमिक डीएनए। फॉर एग्जांपल एक
एक सर्कुलर डीएनए आप इमेजिन करो, ठीक है, सर्कुलर डीएनए जिसके अंदर आपको एक जीनोमिक डीएनए देखने को मिलेगा, उसका खुद का एक जेनेटिक डीएनए देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको उस जेनेटिक डीएनए के आसपास छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए आउटसाइड देखने को मिलेगा जेनोमिक डीएनए का, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड उस जेनोमिक डीएनए मतलब उस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर या फिर सर्कुलर डीएनए में आपका एक ऐसा यूनिक सा फिनोटाइप कैरेक्टर है जिसका काम क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट करने में हेल्प करता है। और प्लाज्मिड डीएनए बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मॉनिटर करने में कि किसी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या किसी फॉरेन डीएनए में। अगर आपको जानना है कि किसी डीएनए का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं, उसके अंदर आप देख लो कि प्लाज्मिड डीएनए है या नहीं है। प्लाज्मिड है मतलब फॉरेन, मतलब एक बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बैक्टीरिया से वो इन्फेक्ट हो चुका है वो डीएनए। एनसीईआरटी से डायग्राम देख लो, आपका जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। तो पीपीएलओ जैसे मैंने कहा था 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। आपको जो वायरस होता है, वायरस का जो साइज़ होता है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, उसका 10% कम करोगे, आपके पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, उसका 10% कम कर दोगे तो वायरस का साइज़ निकल आएगा 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। आपका यूकैरियोटिक सेल कितना बड़ा होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। एनवलप किसे कहते हैं? एनवलप आपने देखा होगा, जो शादियों में एनवलप आप देते हो, तो एनवलप जो आपने देखा होगा मतलब उसके अंदर कितने सारे लेयर्स होते हैं, एक बाहर की कवरिंग होती है। वैसे ही सेल की भी एक एनवलप होती है और सेल का जो एनवलप है उसका भी एक मॉडिफिकेशन है। जब भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी सेल रखते हो या फिर कुछ भी आप रखोगे तो सबसे पहले आप उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए क्या करेंगे? कलर करेंगे। वैसे ही ये जो सेल एनवलप और इसका जो मॉडिफिकेशन में हमें क्या समझना है कि पहले ये किसको रिस्पॉन्ड करता है, आप उसको पहले स्टेन करोगे, कलर करोगे, किससे? ग्राम पॉजिटिव से, ग्राम नेगेटिव से। तभी आपका जो ये सेल एनवलप है वो अगर ग्राम पॉजिटिव पे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा या फिर ग्राम नेगेटिव पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे हमें पता चलेगा। समझते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखने के लिए बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इनर मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझो, सबसे अंदर वाली चीज़ को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, उससे थोड़ी सी बाहर वाली चीज़ को कहेंगे सेल वॉल, उससे जो सबसे बाहर है उसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जो आप ये लेयर्स देख रहे हो, ये जो सेल एनवलप का आप लेयर देख रहे हो बैक्टीरिया के अंदर, तो सबसे अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो सेल वॉल है उससे थोड़ा सा बाहर होता है और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है ना, सबसे बाहर होता है। और ये तीनों बेसिकली बैक्टीरिया के क्या है? प्रोटेक्टिव यूनिट हैं, ठीक है। ये जो तीनों का सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, मतलब ये जो तीनों का आप सेल एनवलप का जो ये फॉर्मेशन देख रहे हो, ये आपके ये क्या है? प्रोटेक्टिव यूनिट है। ये तीनों को मिलाकर कहते हैं। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और टाइट भी होते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट वाली ग्लाइकोकैलिक्स आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका लूज सीट, दूसरा है आपका थिक एंड टफ। लूज सीट ऐसे याद रखो, स्लाइम कैसा देखने को मिलता है? लूज देखने को मिलता है, तो लूज स्लीव को हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। आप जो कैप्सूल की दवाइयाँ खाते हो वो कैसा होता है? थिक एंड टफ होता है, तो कैप्सूल आपका थिक एंड टफ में आता है। अब देखो कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए और दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो, जैसे कि आपके प्रोकैरियोट्स में आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, वो क्या है? अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वो जो एक्सटेंड हो गया उनका दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमैटोफोर्स कहेंगे। क्रोमैटोफोर्स में हमें पिगमेंट देखने को मिलता है। अब मीजोजम समझते हैं। मीजोजम क्या होता है? सबसे अंदर वाली लेयर क्या थी आपकी? सबसे अंदर वाली लेयर थी सेल मेम्ब्रेन। तो मीजोजम के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो एक इनफोल्डिंग दिखाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक इस तरीके की इनफोल्डिंग देखने को मिलती है। जो इस तरीके की इनफोल्डिंग हो जाती है तो इस इनफोल्डिंग की वजह से इसका नाम हमने मीजोजम रख दिया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होने से क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं? एक तो देखो इनफोल्डिंग हो गई, सरफेस एरिया बढ़ गया आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या था? सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर आपका सेल वॉल था, एंड सबसे बाहर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होकर म्यूजिज्म बना, इसी से हमें धीरे धीरे क्या फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे सेकेंड में सेल वॉल होती थी, फिर बाहर सबसे ज़्यादा ग्लाइकोकैलिक्स होता था। फिर
सीक्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो याद ही रहता है कि इसका और क्या काम होगा, सीक्रेट करना या डीएनए को रेप्लिकेट करना। हमें ये मीजोजोम कैसे कैसे फॉर्म में देखने को मिलते हैं, एक वेसिकल के फॉर्म में देखने को मिलता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में देखने को मिलता है, लैमिला के फॉर्म में देखने को मिलता है। सरफेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका फ्लैजिला, एक होता है आपका पिलाई, और एक होता है आपका फिम्ब्री। फ्लैजिला, फ्लैजिला आप देख सकते हो एक सेल है। सेल के ऊपर आपको एक इस तरीके का बाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये बाल जैसे स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं। और लेकिन ये डायरेक्ट आप सेल के साथ तो जोड़ नहीं सकते, बिकॉज सेल को दर्द होगा, तो इसलिए सेल के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, एक बेसल बॉडी देखने को मिलती है। उस बेसल बॉडी के ऊपर एक हुक देखने को मिलता है, उसके ऊपर हमें ये बाल जैसा फिलामेंट सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं फ्लैजिला। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और ये चलने फिरने में हेल्प करता है सेल को, इसलिए मोटाइल भी होता है। अब आते हैं पिलाई। पिलाई आपके लॉन्ग ट्यूबुलर होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। जैसे फिम्ब्री, फिम्ब्री आपके स्मॉल ब्रिसल जैसे होते हैं, मतलब जैसे आप ब्रश करते हो तो ब्रश के जैसे थ्रेड्स होते हैं ब्रिसल लाइक, वैसे ही ये फिम्ब्री आपके ब्रिसल जैसे होते हैं। ये काम क्या करते हैं, किसी भी पत्थर या फिर किसी भी होस्ट पर ये जाके चिपक जाते हैं, ये चिपकने का काम करते हैं फिम्ब्री को। इंक्लूजन बॉडी समझते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या है, बेसिकली आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं जो स्टोर हो रखा होता है साइटोप्लाज्म के इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर हो रखा होता है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। ये किससे बाउंड नहीं होते, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, तो मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते, और ये लाई कैसे पड़े हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करके पड़े हुए होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफिसिन ग्रैन्यूल हो गया, ग्लाइकोजिन ग्रैन्यूल हो गया। आपके गैस वैक्यूल भी ब्लू ग्रीन और पर्पल और आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या क्या समझा, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होते हैं। गैस वैक्यूल कहाँ देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन में देखने को मिलता है, पर्पल में, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है आपका यूकैरियोटिक सेल का साइज़। अब प्रोकैरियोटिक पुराने ज़माने के थे, यूकैरियोटिक सेल पे आ गए हैं जिसका साइज़ 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपके नए ज़माने के होते हैं। नए ज़माने के होते हैं तो इनमें वो चीज़ें होंगी जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। जैसे इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंट्स अच्छे से बने हुए हैं, तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म में हो रखा है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी ये होते हैं, इनके ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो रखा होता है क्रोमोसोम के अंदर, आप देख सकते हो इनका जो क्रोमोसोम है इसमें जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज के ज़माने के लोग हैं तो इनमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी देखने को मिल रहा है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन प्लांट और एनिमल आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एनिमल सेम होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। अभी आप प्लांट सेल देख लो, एनिमल सेल देख लो, क्योंकि अभी हमने समझा कि प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल में आपको नॉर्मली आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलेगी, लेकिन जो अलग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके प्लांट सेल के अंदर 90% वॉल्यूम जो है वो आपका वैक्यूल कवर कर रहा है। तो वैक्यूल आपका 90% वॉल्यूम कवर कर रहा है। प्लांट सेल में आपको मिडिल लैमेला देखने को मिलता है, उसके नीचे सेल वॉल देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट। आपको एक यूनिक फीचर जो प्लांट सेल में और एनिमल में देखने को मिलता है, वो मतलब प्लांट में नहीं है पर एनिमल में है, वो है आपका सेंट्रियोल। तो अब देख सकते हो सेंट्रियोल इस तरीके का होता है,
ये सेल साइकिल एंड डिवीज़न में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है और सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए खींच देता है ऊपर से नीचे। तो ये सेंट्रियोल के बारे में सेल साइकिल एंड डिवीज़न में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें जो प्लांट में और एनिमल में लगभग सेम ही रहता है। जो आपको अलग देखने को मिलता है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा आपका अलग हो गया, वैक्यूल आपको प्लांट सेल में 90% देखने को मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलता है आपका जो डिफरेंट आपको क्रिएट करता है प्लांट सेल के मुकाबले, मिडिल लैमेला देखने को मिलती है, वैक्यूल देखने को मिलती है। और एनिमल सेल में बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वही सब जो है आपको प्लांट सेल में होता है। पर एक चीज़ जो है सेंट्रियोल, ये आपके प्लांट सेल में नहीं होता, ये आपके सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सेल मेम्ब्रेन। मोड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपका डिटेल स्ट्रक्चर कैसे रिलीज़ हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा 1950s में। केमिकल स्टडीज़ आपका पहली बार कराया गया था ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, ताकि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें समझ में आ सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ होता है? लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मेजॉरिटी आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं और उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको एक बाइलेयर अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। बाइलेयर अरेंजमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हेड जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक पोलर होता है, मतलब ये पानी से प्यार करता है। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है, जिसको हमने नॉन पोलर कहा। तो ये टेल सारे कैसे हैं? ये सारा टेल आपका होता है नॉन पोलर। हेड सारे कैसे हैं? पोलर। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इस तरीके से कराया गया है क्योंकि देखो, टेल तो पानी से डरता है, तो और ये तो पानी से प्यार करता है, तो टेल को इसलिए अंदर रखा गया है ताकि अंदर आपको पानी ज़्यादा देखने को ना मिले। बाहर हेड रहता है क्योंकि बाहर आपका एक्वस एनवायरनमेंट रहता है, अंदर टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर की तरफ रखा गया है। लेटरल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमने सेल मेम्ब्रेन में क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करा गया तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलते हैं। ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन में जब हमने देखा था, जब पहली बार हमने उसके अंदर चेक किया था उस पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर देखने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो हमें दो चीज़ें पता चली थी। एक 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। प्रोटीन आपके बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन पर आपके दो तरीके से रखे हुए होते हैं कि किस तरीके से आप इन प्रोटीन्स को बाहर निकाल सकते हो। एक होता है इंटीग्रल, एक होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल कैसा होता है? इंटीग्रल पूरी तरीके से बरीड होता है या फिर पार्शियली बरीड होगा। ऐसा समझो, या ज़मीन के अंदर या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा धंसी हुई है या तो आधी अधूरी धंसी हुई है, ठीक है, जिसको निकालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन पेरिफेरल बस ज़मीन के ऊपर रखा गया है, मतलब इसको ज़मीन के ऊपर ऐसे रखा गया है तो इसको उठाना कितना आसान होता है। उसी वे में आपके ये जो 52% प्रोटीन है, ये आपके ईज़ ऑन एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से आप इनको बाहर निकाल सकते हो, उस वे में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। लिपिड आपके 40% होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड होता है और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। इम्प्रूव मॉडल आपके सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया था, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये देख सकते हो, मोज़ेक आपका बेसिकली प्रोटीन होता है, तो फ्लूइड के अंदर एक प्रोटीन तैर रहा होता है। ये जो फ्लूइड है ये आपकी लिपिड्स की फ्लूइड होती है, तो लिपिड्स के अंदर आपके कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो प्रोटीन का नाम हमने मोज़ेक दे दिया। और जो फ्लूइड है लिपिड की, उसको हमने क्वाजी फ्लूइड कह दिया। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका क्वाजी फ्लूइड जो लिपिड है, आप ऐसे समझो, ये जो पानी है, पानी के ऊपर नाव तैर रहा है, ठीक है, और ये जो लिपिड है ये क्वाजी फ्लूइड है, मतलब ये इस तरीके से आपका जैसे झरना होता है, झरने की तरह इस तरीके से हिलता रहता है। तो ये जब हिलेगा झरना तो क्या करेगा? एनेबल करेगा लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को। अगर झरना हिलेगा तो नाव भी हिलेंगे, ऊपर आगे पीछे नाव होते रहते हैं, तो इस वजह से ये लेटरल मूवमेंट कराता है इन मोज़ेक प्रोटीन का। मोज़ेक प्रोटीन आपका कैरियर प्रोटीन के तौर पर काम करता है और अलाउ करता है पोलर मॉलिक्यूल को, मतलब कैरियर प्रोटीन के तौर पे जाने की, ठीक है। तो मोज़ेक प्रोटीन पोलर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, ठीक है, कि वो जा सके। और ये बाद में क्या हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल आप समझो,
ये हेड कैसे होते हैं, ये हेड आपका पोलर होता है, ये तो नॉन पोलर होता है, यहाँ से तो जाएगा नहीं ना, तो जो भी होगा वो पोलर के थ्रू ही जाएगा क्योंकि ये तो नॉन पोलर होता है। तो मोज़ाइक आपको अलाउ नहीं करेगा प्रोटीन के कैरियर के लिए यहाँ से जाने को वो अलाउ करता है। तो नॉन पोलर नहीं होता, पोलर होता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है। ये आपकी हेल्प करता है सेल को ग्रो करने के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए, सीक्रेशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीज़न में। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली परमेबल होता है, तो बहुत ज़्यादा चूज़ी होता है कि भाई सिलेक्ट करके ही वो अंदर आने देगा। तो वो सब्सटेंसेस किसको मूव करने को कहेगा, दो हिस्सों में आप, दो पार्ट्स में आप देख सकते हो, पैसिव होता है, एक्टिव होता है। पैसिव वाले में क्या होता है, ये आसान सा होता है कि भाई ये ऑटोमेटिक होगा क्योंकि ये आसान है, हाई से लो अपने आप चला जाएगा, मतलब एक ऊंची ढलान से नीची ढलान वो अपने आप चला जाएगा। मतलब एक साइकिल को आप ऊंची ढलान से नीची ढलान धकेल दो तो वो कैसे अपने आप चला जाता है, ज़्यादा कोई एफर्ट मारना नहीं पड़ता है, इसलिए पैसिव वाला ऑटोमेटिक होता है, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ये। एक्टिव वाले में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे साइकिल को नीची ढलान से ऊपर ऊंची ढलान तक जाने के लिए आपको पेडल बहुत मारना पड़ता है, एनर्जी बहुत देनी पड़ती है। उसी तरीके से एक्टिव में अंदर नीची ढलान से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक आपको जाना है, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसे देना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एनर्जी देना पड़ेगा। डिफ्यूज़न क्या होता है, गैस का जो मूवमेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, वाटर का मूवमेंट हो रखा होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। डिफ्यूज़न याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से गैस का मूवमेंट। ऑस्मोसिस वही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वाटर का मूवमेंट। प्रोटीन आपके पोलर होते हैं तो ईजिली पास नहीं कर पाते, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये वाले कैसे होते हैं, प्रोटीन यहाँ से पास करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से पास कैसे करेगा, ये तो आपका नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर के थ्रू प्रोटीन पास तो कर नहीं सकता, ऊपर वाले पोलर होते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर वाले अलाउ नहीं करते पोलर मॉलिक्यूल को पास करने में। जो टेल होता है, टेल आपका अलाउ नहीं करता यार कि आपके पोलर मॉलिक्यूल्स आए, वो कहेगा कि वह तो नॉन पोलर हो, सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही आए। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फिर कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू आगे बढ़ेगा। सेल वॉल समझ लो, सेल वॉल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस है। एक तो ये शेप देता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कर रहा होता है, बैरियर बनाता है। तो सेल वॉल कैसा होता है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंगी और प्लांट्स के अंदर। शेप दे रहा होता है, प्रोटेक्ट करता है, डैमेज एंड इन्फेक्शन से बचा रहा होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, और बैरियर होता है आपके अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लेकर। एल्गी के अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। जो सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, आपका सेलुलोज, गैलेक्टन्स, आपके मैनन्स, मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट से। प्लांट सेल वॉल आपके सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। सेल वॉल आपके दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ग्रोथ जो कैपेबल करता है वो स्लोली मैच्योर होता है, फिर अंदर की तरफ वो प्राइमरी सेल क्या करता है, अंदर की तरफ प्राइमरी सेल ग्रो करता है आपके, ठीक है। फिर जो बाद में वो कैपेबल नहीं हो पाता, प्राइमरी सेल ग्रो करेगा सेकेंडरी सेल में, फिर सेकेंडरी सेल फिर आगे जाके ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल है, तो वो अंदर की तरफ ग्रो करता है, अंदर की तरफ ये ग्रो करेगा, सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट होगा। ये प्राइमरी सेल अंदर की तरफ ग्रो करके सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट होगा, फिर सेकेंडरी वाले ग्रो नहीं कर पाते। तो इसको इस तरीके से याद रखना, प्राइमरी वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जब वो फर्स्ट क्लास में होते हैं तो वो सेकंड क्लास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, फिर सेकेंडरी में जाकर सुस्त हो जाते हैं, तो फिर वो आगे उनकी ग्रोथ करने का मन नहीं करता। ये आप देख सकते हो दो प्लाज्मा को बीच में आपको एक ग्लू जैसा दिख रहा है। तो ये जो ग्लू आपको दिख रहा है, जो ये दो प्लाज्मा को जोड़ रहा है, ये क्या है, ये ग्लू आपका बेसिकली कैल्शियम पेक्टेट है। और ये जो लाइंस आप देख रहे हो कि प्लाज्मा को दो लाइंस जो जोड़ रही है, प्लाज्मा को दो लाइंस जोड़ने वाली प्लाज्मा डर्मेटा कहेंगे, जो कनेक्ट कर रही है दो प्लाज्मा को। और जो सेल वॉल के बीच में जो आपको ग्लू देखने को मिल रही है, जो सेल वॉल को जोड़ रही है ये ग्लू, वो आपकी कैल्शियम पेक्टेट है। तो दो सेल वॉल को जोड़ने वाली ग्लू को कहेंगे कैल्शियम पेक्टेट।
दो प्लाज्मा को जोड़ने वाली जो ये रस्सी आप देख रहे हो, उस रस्सी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा डर्माटा, जो कनेक्ट करती है टू प्लाज्मा को। फिर आपके समझते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपके चार चीज़ें देखने को मिलती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है गोल्गी apparatus, फिर आता है लाइसोसोम, फिर आता है वैक्यूल। ये चारों क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेट मैनर ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार मेम्ब्रेन जो देखने को मिल गई, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल।